तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। आप लोगों ने तो बहुत सारे क्वेश्चन देखे मेरे भाई, जो आपका 3 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे। पर मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूँ ना, ये पूरा का पूरा दोस्तों 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। कितना मेरे भाई? 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। जैसे मेरे दोस्तों मैप 5 मार्क्स का आता है, इसी तरह से दोस्तों ये सारा क्वेश्चन जो है भाई आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में छपने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि 5 मार्क्स की ओर बढ़ने से पहले 5 मार्क्स की ओर बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन छूटा हुआ था सर पिछले क्लास में। सबसे पहले दोस्तों इसे हम लोग देखते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से देख रहा हूं भाई जैक बोर्ड जो है ना बार बार रिपीट कर रही है भाई। क्या कर रहे भाई? जैक बोर्ड इसे बार बार रिपीट कर रही है। मोहब्बत से सुनेगा मेरे भाई, गला फंसा हुआ है भाई, ठीक है। प्रदूषण और प्रदूषक दोनों में क्या है भाई? सारे स्टूडेंट्स तो सबसे पहले सोचेंगे आप लोग, है ना भाई, कि सर हम लोगों को तो लग रहा है कि एक ही लग रहा है भाई, एक नहीं भाई। प्रदूषण मेरे दोस्तों और प्रदूषक में बहुत अंतर होता है, सुनिएगा मेरे भाई। प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधि द्वारा पर्यावरण का दूषित होना होता है ना भाई। प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधि यानी मनुष्य के द्वारा दोस्तों हम लोग प्रदूषण फैलाते हैं। गौर से सुनेगा, मनुष्य के द्वारा दोस्तों क्या होता है भाई? प्रदूषण फैलाते हैं भाई। कहीं कचरा डाल दिए, कहीं नली को दोस्तों जाम कर दिए, समझे। तो प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण प्रदूषित होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। समझ रहे बात को? यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यह ऊर्जा या पदार्थ का एक रूप है जो इकोसिस्टम के प्राकृतिक संतुलन को घटाता है और प्रदूषित करता है। और दोस्तों ये क्या है भाई? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये है हमारा, याद रखेगा, जो कल कारखानों से, चिमनियों से जो धुआं निकल रही है ना भाई, कल कारखानों से कोई धुआं निकल रही है, या दोस्तों कोई गैस के फैक्ट्री से कोई ऐसी जहरीले गैस निकल रहे हैं जिसे दोस्तों हमारा पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। समझ रहे बात को? तो वही कह रहे प्रदूषक। प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधि द्वारा पर्यावरण की दूषित होना होता है, और यह ऊर्जा या पदार्थ का एक रूप है जो इकोसिस्टम के प्राकृतिक संतुलन को घटाता है तथा प्रदूषित करता है। नहीं समझ में आए? दूसरा पॉइंट पाइए, प्रदूषण अवशिष्ट उत्पादों के निपटाने के लिए द्वारा होता है भाई। ध्यान से देखेंगे, प्रदूषण अवशिष्ट उत्पादों के निपटारे के द्वारा हो सकता है भाई। जैसे दोस्तों हम लोग कैसे मेरे दोस्तों प्रदूषण करते हैं, तो बताएंगे सर। जैसे दोस्तों हमारे घर में बहुत सारे प्लास्टिक है, मैंने जा करके फेंक दिया भाई कहीं मिट्टी में, तो मिट्टी का होगा मृदा प्रदूषण। सर मैं गाड़ी लेकर भैं भैं करके जा रहा हूँ सर, तो क्या हो गया सर? वहां से दोस्तों धुआं निकली, और धुआं निकलने के कारण दोस्तों हमारा वायु पूरी तरह से प्रदूषण हो गया। सर मेरे घर में जो भी कड़ा कचरा है ना सर, हम जाके पानी में फेंक दिए। जब पानी में आप फेंक दिए दोस्तों, पानी क्या हो गया भाई? जल प्रदूषण हो गई। वही कह रहा है मेरे भाई कि प्रदूषण अवशिष्ट उत्पादों के निपटारे के द्वारा हो सकता है, या गैसीय, द्रवीय तथा ठोस स्थिति में हो सकता है भाई। ये गैस के रूप में भी हो सकता है, द्रव्य यानी लिक्विड में भी हो सकता है, और ठोस मतलब सॉलिड में भी दोस्तों ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, प्रदूषण के कई प्रकार हो सकते हैं भाई। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं भाई। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया प्रदूषण का प्रकार होता है सर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। प्रदूषण का कई प्रकार होते हैं भाई, है ना। लेकिन दोस्तों अगर हम तीसरा पॉइंट पे बात करें यहाँ का प्रदूषक का, तो प्रदूषकों की विद्यमान मात्रा के आधार पर उच्च प्रदूषण का वर्गीकरण किया जाता है भाई। याद रखिएगा, क्या होता है सर? प्रदूषकों का विद्यमान मात्रा के आधार पर उच्च प्रदूषण का वर्गीकरण किया जाता है। ये मेरे दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा याद करना होगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये PYQ में भी दोस्तों क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, थोड़ा सुनिएगा मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है ना भाई, मैं PYQ में भी दोस्तों डाल के रखा है। जैसे दोस्तों हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन समाप्त हो जाएगी, मैं आपको PYQ भी दोस्तों 2000 दोस्तों आपका 22 से लेकर 2025 तक मेरे दोस्तों कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा भाई, आपका ज्योग्राफी का भाई, ठीक है। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का PYQ, और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग यहां पे देखने को मिलेंगे। और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आकर के यहां पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं? जाएं जल्दी से
प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ, ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। कपास मैं सबसे पहले तो बताऊंगा नहीं इसके बारे में दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया चुका हूं भाई। मैंने भारत के प्रमुख फसल के बारे में दोस्तों आपको डिस्कस करवाया, कपास बताया, चावल बताया, गेहूं बताया और दोस्तों गन्ना बताएं, और दोस्तों 4 या 5 फसलों के बारे में दोस्तों मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, जिनमें से दोस्तों मैंने एक कपास के बारे में भी दोस्तों आप लोगों से बातचीत किया था। इसे हम नहीं बताएंगे भाई। अगला चाय के बारे में भी दोस्तों मैं बात नहीं करूंगा भाई, क्योंकि दोस्तों चाय के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। मेरे बात को गौर से सुनिएगा। भारत के प्रमुख फसल का जो मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, ये वीडियो दोस्तों आप लोग हर हाल में देख लेंगे भाई, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन वहीं से उठा के देगा। मेरे दोस्तों ज्योग्राफी में ना 99 मार्क्स लाना बहुत सरल है भाई, कसम से कह रहा हूँ। आज मैं एक लड़का को वही समझा रहा था भाई कि 30 में 30 प्रैक्टिकल में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपको 28 मार्क्स मिलेगा। तो 30 और 25 ऑब्जेक्टिव 55 मार्क्स मिल गया। 5 मार्क्स का मैप 55 और 5 60 हो गया। 5 मार्क्स का प्रमुख फसल कितना हो गया भाई 65 मार्क्स। आप चुटकी में 65 मार्क्स लाएंगे मेरे लाडला। चुटकी में आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो दोस्तों बचा हुआ 35 मार्क्स में आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं भाई। 55 मार्क्स 65 मार्क्स के लिए तो मैंने मेहनत कर दिया हूँ भाई आप लोगों के लिए। बचा हुआ जो आप लोगों का 35 मार्क्स है इसके लिए आपको मेहनत करना होगा भाई। मैं जितना ऑब्जेक्टिव में बता दूंगा उससे बाहर नहीं आएगी। बाकी तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कर चुका हूँ, बस दबा करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाई एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो इसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको चाय के बारे में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट क्या है भाई भारत के प्रमुख फसल में एक चाय है हमारा इंपॉर्टेंट, एक हमारा कपास एक इंपॉर्टेंट है सर हमारा। तीसरा में सर हमारा क्या भाई गेहूं हमारा इंपॉर्टेंट है। चौथा में क्या है सर हमारा चावल। ये 4 मेरे दोस्तों चारों में से एक क्वेश्चन आएगा भाई, गन्ना नहीं आएगी, क्योंकि पिछले साल दोस्तों पिछले 2 साल में गन्ना पूछा गया था, इसलिए गन्ना को मैं छोड़कर दोस्तों 4 प्रमुख फसलों के बारे में आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया था भाई डायग्राम के साथ। अब आते सर ग्रामीण अधिवास के किन्हीं 5 प्रतिरूपों की विवेचना करें। मेरे दोस्तों आप जहाँ पे गांव पे रहते हैं ना भाई, वह गांव क्या है भाई सरल है। मेरा बात को थोड़ा सुनते जाइएगा भाई, मोहब्बत से सुनेगा मजा आएगा मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों गांव का जो प्रतिरूप होते हैं ना भाई वो हमारा 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मेरे दोस्तों आपको 4 प्रकार में बताने वाला हूं, थोड़ा गौर से सुनेगा। देखिए दोस्तों अगर हम लोग का गांव अगर इस तरह से है, अगर इस तरह से हमारा गांव है तो इस तरह हम लोग क्या बोलेंगे सर, मेरा गांव जो है ना रेखीय है भाई सर, क्या है रेखीय है, क्या बोलेंगे भाई हमारा गांव सर इस तरह से रेखीय है। और झारखंड का अधिकतर गांव दोस्तों रेखीय होता है। आप में से सभी स्टूडेंट्स का गांव दोस्तों ना भाई ऐसा ही होता है, सही कह रहा है ना भाई, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सबका घर देखिएगा इस तरह से घर होती है, ये गांव का सड़क है भाई, है ना। हम लोग बतख उतख दोस्तों पालते हैं तो तालाब यहाँ होता है, तालाब में जाके छोड़ते हैं भाई, है ना। तो मेरे दोस्तों गांव का जो गांव में दोस्तों ग्रामीण है ना भाई, ग्रामीण की जो बस्ती होती है ये बस्ती 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार 5 प्रकार, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 4 प्रकार, क्योंकि 4 प्रकार मस्त इंपॉर्टेंट है। आइए सर मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनुष्य के आवासों के समूह को जिसमें सड़क मकान सम्मिलित होते हैं बस्ती कहा जाता है। सबसे पहले तो आप जानिए मेरे दोस्तों कि बस्ती किसे कहते हैं भाई, है ना। बस्ती जो है सबसे पहले आप लोग जानिए कि बस्ती हम लोग किसे कहेंगे। तो मनुष्यों के आवासों, आवास का मतलब होता है मेरे भाई क्या घर, आवास का क्या मतलब होता है रसगुल्ला घर होता है भाई, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मनुष्यों के आवासों के समूह को जिसमें सड़क मकान सम्मिलित होते हैं बस्ती कहा जाता है। जहाँ पे दोस्तों मनुष्य के आवास के समूह में सड़क और मकान का जहाँ समूह होता है भाई, यहाँ पे हमारा सड़क है और हमारे यहाँ पे घर है, हमारे यहाँ पे सड़क है यहाँ पे हमारा घर है। तो क्या हो गया मेरे दोस्तों सड़क और घरों का क्या है भाई समूह है, तो ये हमारा समूह क्या कहलाएगा है, तो बोल सकते हैं सर हमारा बस्ती कहलाएगी, है ना। तो ग्रामीण बस्ती को स्वरूप वातावरण की परिस्थिति पर निर्भर करता है, बिल्कुल भाई।
जहां दोस्तों समतल जमीन है वहां पे रेखीय बस्ती होगा। जैसे आज हमारा झारखंड का सारा बस्ती क्या है, रेखीय है। आप चले जाएंगे मेरे दोस्तों, आप चले जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, वहां पे बस्ती आपको रेखीय नहीं देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहीं गोल गोल देखने को मिलेंगे तो कहीं पंखानुमा, इस तरह से मेरे भाई जो पंखा है ना भाई आपका सर के ऊपर में, इस तरह से पंखानुमा दिखने को मिलेंगे, है ना भाई, कहीं चौकोर टाइप का दिखने को मिलेंगे। मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बस्तियां होती है भाई, ठीक है। वही कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों का स्वरूप वातावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संसार में ग्रामीण बस्ती के निम्न प्रारूप देखने को मिलते हैं भाई। पहला पहला दोस्तों रेखीय, जो हमारा झारखंड में दोस्तों सब कोई बस्ती क्या है भाई, रेखीय है, ठीक है। रेखीय प्रतिरूप, इसमें बस्ती सड़क, नदी और नहरों के किनारे साथ साथ विकसित होता है। ये मान के चलिए दोस्तों हमारा गांव है, ठीक है। रेखीय बस्ती किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों ये हमारा दोस्तों, देखिए हमारा गांव है, थोड़ा सा बड़ा कर देता भाई, देखिए दोस्तों ये हमारा क्या भाई गांव है, इस तरह से हमारा गांव दिख रहा है, ये हमारा गांव का सड़क है, इधर हमारा घर है, इधर हमारा घर है, गौर से देखिए भाई, ये हमारा घर है भाई, यहाँ पे सबका घर है भाई, है ना, शिवानी का घर है, काजल का घर है ना, शबनम का घर है यहाँ पे, शिवानी का घर है यहाँ पे, देखिए राहुल का घर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे घर है भाई, तो घर जो होती है ना भाई, देखिएगा कहीं आपका तालाब होती है, तालाब यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं सर एक तरह का नदी होती है भाई, नदी जो होती है देखिएगा इधर होगा या उधर होगा नदी। वहीं पे यहाँ पे क्या रहा है कि इसमें बस्तियां, जो हमारा रेखीय प्रतिरूप होता है ना भाई, रेखीय प्रतिरूप होता है, इसमें सड़कें, नदियों और या नहरों के किनारे साथ साथ विकसित होती है। मतलब रेखीय प्रतिरूप वहां पे विकसित होता है मेरे भाई जहाँ पे जो है नदी, नहर और दोस्तों हमारा सड़क होती है भाई। गौर से सुनेगा, एक बार मैं दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, रेखीय प्रतिरूप इसमें बस्तियां सड़कों, नदियों या नहरों के किनारे के साथ साथ विकसित होती है भाई। यहाँ पे नदियां होती है, जहाँ पे दोस्तों नहर होते हैं, वहीं पे दोस्तों इस प्रकार के बस्तियां विकसित होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आप डायग्राम बनाना चाहेंगे दोस्तों आप बहुत सुंदर तरीके से बना सकते हैं भाई। आगे देखिए दोस्तों, चौराहा प्रतिरूप क्या है भाई, जहां दो रास्ता एक दूसरे को काटते हैं वहां घरों को रास्ता के चौराहों और बनाया जाता है। चौराहा किसे कहते हैं भाई, देखिए मेरे दोस्तों एग्जांपल देता हूं, गौर से सुनेगा। चौराहा बस्तियां किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा बस्तियां भाई, ठीक है। अब क्या मेरे भाई, यहाँ पे भी एक बस्ती निकल गया भाई, इधर भी एक, बहुत सारे ऐसे बस्ती है भाई। नहीं आप देखिएगा दोस्तों, आप लोग बहुत सारे ऐसे बस्ती देखेंगे जहाँ पे दोस्तों इधर घर बनाया जाता है, इधर घर बनाया जाता है, ये हमारा सड़क होती है भाई, है ना, ये हमारे क्या होता है मेरा रसगुल्ला, सड़क होती है भाई। देखिए इधर भी बस्ती है, इधर भी घर बनाया गया है, इधर भी घर बनाया गया है ना भाई। तो ये क्या होता है भाई, ये हमारा चौराहा प्रतिरूप होती है। चौराहा मतलब दोस्तों इधर भी जा रही है, उधर से भी आ रही है, तो हमारा बस्ती कभी कभी दोस्तों क्या होता है, कभी देखिए ना भाई हम लोग कभी कभी चौराहे पर गुजरते हैं, वहां पे इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलता है, बोलते हैं ना भाई कि उस चौराहा से दाएं जाना, उस चौराहे से उत्तर जाना, हम लोग अक्सर बोलते हैं भाई। ये हमारा चौराहा टाइप का होता है भाई, याद रखिएगा, दूसरी प्रकार की बात कर रहे थे। तो चौराहा प्रतिरूप याद रखिए, चौराहा प्रतिरूप, तो जहां दो रास्ते एक दूसरे को काटते हैं, जहां दो रास्ते एक दूसरे को काटते हैं, जहां दो रास्ते एक दूसरे को काटते हैं वहां घरों को रास्ते के चारों ओर बनाया जाता है, और उसी रास्ते के दोस्तों क्या होता है, चारों ओर घर बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे घर बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे, है ना, समझ गए मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है भाई, ठीक है। जहां दो रास्ते एक दूसरे को काटते हैं वहां घरों को रास्ते के चारों ओर बनाया जाता है। तारक प्रतिरूप क्या है सर, कई बार किसी एक मुख्य बिंदु से कई मार्ग विभिन्न दिशा में जाते हैं भाई। कई बार दोस्तों हम लोगों को इस तरह से देखने को मिलता है भाई, कई बार। तारक क्या है भाई, ध्यान से देखिए, तारक वाला समझा रहा भाई, कई बार देखिए भाई, कई बार दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है इस तरह से बस्तियां, कैसे भाई, ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों इधर भी बस्ती जा रही है भाई, गौर से देखिएगा, ठीक है, इधर भी बस्ती जा रही है भाई, गौर से देखिएगा, ठीक है। और दोस्तों इधर भी बस्ती जा रही है, इधर भी बस्ती जा रही है सर, है ना, ठीक है भाई। देखिएगा मेरे दोस्तों इधर भी बस्ती जा रही है भाई, इधर भी बस्तियां जा रही है। मतलब दोस्तों आपको अजीब दिखने को मिलेंगे भाई, है ना। तारक, तारक मतलब दोस्तों इसे हम लोग पंखानुमा भी बोल सकते हैं भाई, याद रखिएगा। तारक को मेरे दोस्तों हम लोग पंखानुमा के नाम से भी दोस्तों जान सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तारक को हम लोग पंखानुमा के नाम से भी दोस्तों जान सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, समझ रहे बात को ना। तारक को हम लोग पंखानुमा के नाम से भी दोस्तों जान सकते हैं। वही कह रहा है चौराहा, चौराहा प्रतिरूप क्या है, जहां दो रास्ते एक दूसरे, याद रखिएगा, जहां, कहाँ गया भाई, चौराहा, सॉरी, तारक प्रतिरूप, तारक प्रतिरूप कई बार किसी एक मुख्य बिंदु से
एक मुख्य बिंदु से कई मार्ग विभिन्न दिशा में, कई मार्ग दोस्तों हमारा विभिन्न दिशा में, कई मार्ग दोस्तों विभिन्न दिशा में, देखिए कई मार्ग है ना भाई, एक बिंदु से कई विभिन्न दिशा है ना, वही कह रहा है मेरे भाई। देखिए कह रहा है दोस्तों कि कई बार किसी एक मुख्य बिंदु से कई मार्ग विभिन्न दिशा में जाते हैं, मार्गों के साथ साथ बने घर तारक प्रतिरूप वहां सभी कहलाते हैं भाई। और दोस्तों आप तो खुद देखिए मेरे भाई कि तारा की तरह दिख रहा है ना या नहीं भाई, स्टार की तरह आप लोग खुद देखिए मेरे दोस्तों, ये दिख रहा है या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये हमारा तारक की तरह दिख रही है, इसे हम लोग पंखानुमा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। जहां पे एक बिंदु से दोस्तों विभिन्न प्रकार के रास्ताएं निकलती है और जहां पे दोस्तों इन सब रास्तों में घर बनाया जाता है, उसे हम लोग तारक नुमा बस्ती कहते हैं भाई, ठीक है। एक और क्या है सर हमारा वृत्ताकार प्रतिरूप, इस प्रकार की बस्तियां का निर्माण किसी जल कुंड, पर्वतीय क्षेत्र में या दोस्तों जल स्रोत के आसपास किया जाता है। याद रखिए दोस्तों कई बार पूछा गया एग्जाम में कि पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार का बस्ती बनाई जाती है, तो बताएंगे सर हमारा वृत्ताकार। क्या बताएंगे सर हम लोग का वृत्ताकार। क्या बोलेंगे रसगुल्ला, तो बताएंगे सर वृत्ताकार। कहाँ पे सर, तो जहाँ पे पर्वतीय इलाका होती है, जहाँ पे दोस्तों जलकुंड होते हैं, झरना टाइप का होता है जलकुंड, वहाँ पे दोस्तों हम लोग को देखने को मिलता है क्या, वृत्ताकार, ठीक है। आप अपने आंखों से देखिए दोस्तों वृत्ताकार कैसे बनती है भाई, ठीक है। कहीं से दोस्तों देखिए हमारा जलकुंड है, ठीक है, इस जलकुंड में दोस्तों इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है भाई, देखिए इस जलकुंड में दोस्तों इधर भी जा रही है, जा रहा ना भाई। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा राउंड है, तो आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा भाई, नजर आ रही है ना भाई, देखिए राउंड है। यहाँ की बस्ती दोस्तों यहाँ पे राउंड मारा है, देखिए आप लोगों को दिखेगा नहीं भाई, और यहाँ की बस्ती यहाँ पे राउंड मारा है, और यहाँ की जो बस्ती है ना दोस्तों यहाँ से राउंड मारी है, ठीक है। इस तरह से राउंड होती है मेरे दोस्तों, यानी हमारा पूरी तरह से वृत्ताकार जैसा होता है। क्या मेरे भाई, पूरी तरह से वृत्ताकार जैसा होता है। वृत्ताकार प्रतिरूप, इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण किसी जलकुंड, पर्वतीय शिखर, जल स्रोतों के आसपास होता है भाई। ये क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नजर दौड़ाइए एक बार, ठीक है। आपसे कितना सुंदर पूछा गया कि बताइए ग्रामीण आदिवास के किन्हीं 5 प्रतिरूप पूछे गए, ठीक है। तो इसमें 4 आपका इंपॉर्टेंट होती है और एक आपका डिफिनेशन हो गया, 5 मार्क्स आपको चुटकी में मिल जाएगी। दूसरी बात याद रखिएगा, या तो पूछा जाएगा कि ग्रामीण कितने प्रकार के होते हैं, ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार के होते हैं, तब भी मेरे दोस्तों आपको यही आंसर बताना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं सर, भूमि निम्नीकरण की समस्या का उजागर कीजिए। दोस्तों भूमि निम्नीकरण, देखिए दोस्तों अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि भूमि का निम्नीकरण की क्या समस्या है। देखिए दोस्तों मतलब मृदा जो है ना, मृदा यानी दोस्तों भूमि जो मतलब मृदा होता है, भूमि मतलब हमारा धरती होती है, तो हमारा धरती को दोस्तों, धरती मतलब मिट्टी, मिट्टी को दोस्तों हम लोग कैसे एक तरह का बात कर सकते हैं, मिट्टी पर क्या समस्या उत्पन्न हो रही है इसके बारे में पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए भाई, पहला पॉइंट, अति सिंचाई, इसके कारण देश में उत्तरी मैदान में लवणीय व क्षारीय क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। सिंचाई मृदा की संरचना को बदल देती है, सिंचाई जो है ना भाई मृदा की संरचना को बदल देती है। इनके आंतरिक उर्वरक कीटनाशी भी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों को नष्ट करने में मृदा को बेकार कर देती है। यानी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, सीधा सीधा याद रखेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मिट्टी कैसे खराब हो जाती है, ये तुम देहाती भाषा में समझिए, मिट्टी जो है कैसे खराब हो जाती है। आप लोग कहेंगे सर मिट्टी कैसे खराब होगी, हम लोग तो पहली बार सुन रहे हैं सर कि मिट्टी खराब हो रही है। बस इतना पता है सर, मिट्टी खराब होने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं पूछूंगा क्या, तो आप बोलेंगे सर मिट्टी पे जा करके हम लोग जो है ना कूड़ा कचरा या प्लास्टिक वगैरह जाके दोस्तों फेंक देंगे तो मिट्टी खराब हो जाएगी। मैं कहूँगा बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मिट्टी खराब होने का और भी बहुत सारे कारण है भाई। क्या, जैसे दोस्तों एग्जांपल लेता हूं, आपके हाथ में क्या भाई मिट्टी है, गौर से सुनेगा, आपके हाथ में क्या मेरे भाई मिट्टी है, थोड़ा सा मेरे भाई गौर से सुनेगा। अब आपके हाथ में थोड़ा सा मिट्टी है भाई, मिट्टी, और यहाँ पे आप पानी डाल रहे हैं भाई, क्या डाल रहे हैं मेरे भाई, आप देखिए मेरे भाई यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, आप थोड़ा सा डाले, देखिए पानी गिर रहा है ना भाई, देखिए पानी गिर रहा है, अरे बाप रे बाप मत गिरो भाई, ठीक है। ये जो आप पानी डाल रहे हैं ना भाई, ये पानी जो डाल रहे हैं तो मिट्टी में जितना सोखने की क्षमता होगी उतना पानी को एब्जॉर्ब करेगी, उतना अवशोषित करेगी। आप दोस्तों अवशोषित करने के बाद भी आप पानी डाल रहे हैं तो मिट्टी क्या होगा पता है मेरे भाई, मिट्टी अब आपके पास नहीं रहेगी भाई, हाँ मिट्टी आपके हाथ से झलक जाएगी भाई, छलक जाएगी, झलक नहीं छलक जाएगी मेरे भाई, और वो कहाँ चली जाएगी दोस्तों, गिर जाएगी जमीन पे। वैसा ही दोस्तों मैं आज पढ़ा रहा था क्लास 7 या 8 वालों का कि किसी भी पौधे में दोस्तों ज्यादा पानी मत डालो। जैसे दोस्तों आपको एग्जांपल दे रहा हूं, समझिए पहले प्रैक्टिकल। आपको दोस्तों एक गिलास पानी का प्यास लगा है, ठीक है, मैं आपको एक गिलास पानी दे रहा हूं, आपका प्यास पूरी तरह से बुझ गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, आपके मुंह में मैं ना
और एक गिलास पानी ठूस रहा हूं भाई आपके मुंह में, हाँ करो रे, आपके मुंह में और एक गिलास में पानी ठूस रहा हूं। अब दोस्तों मैं जब पानी ठूसूंगा ना भाई, आधा पानी आप अंदर करेंगे ना, आधा करते करते आपको उल्टी आने लगेगा। क्या मेरे भाई, आधा पानी पीते पीते आपका वॉमिटिंग होने लगेगा, क्योंकि जितना चाहिए पेट में उतना तो आप ले लिए, इसके बाद कहाँ जाएगा भाई, तो मेरे दोस्तों पूरा वॉमिटिंग करेंगे। ऐसा ही दोस्तों पेड़ पौधे में होता है, जितना पानी चाहिए उनको एब्जॉर्ब करने को उतना ही दीजिए, ज़्यादा पानी मत दीजिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं भाई, गमला में थोड़ा सा मिट्टी को नीचे करके रखते हैं ताकि पानी देंगे मेरे दोस्तों ज़्यादा तो वो खींचते रहेंगे। ऐसा नहीं है भाई, पौधे में भी दोस्तों उल्टी होता है। कैसे, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, उस वाष्पोत्सर्जन द्वारा। खैर मेरे दोस्तों मैं टॉपिक से भटक गया था, ये समझाने के लिए कि जितना मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता है उतना ही पानी दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए भाई। वही कह रहा है मेरे दोस्तों कि सिंचाई मृदा की संरचना को बदल देती है भाई। याद रखिएगा, सिंचाई जो है मेरे भाई मृदा की संरचना को पूरी तरह से बदल देती है। इसके अतिरिक्त उर्वरक, अगर दोस्तों आप मिट्टी में अगर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों उर्वरक डालेंगे, खाद्य पदार्थ डालेंगे, कीटनाशक डालेंगे, सार, यूपी, डीएपी, यूरिया, क्या क्या बोलते भाई, अगर वो सब डालिएगा ना ज्यादा से ज्यादा, तो मेरे दोस्तों मिट्टी को गला देते भाई। क्या होगा मेरे भाई, मिट्टी को पूरी तरह से गला देते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं भाई, गला देते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को ना। जैसे दोस्तों रासायनिक हो गया, जैविक गुणों को नष्ट करने की मृदा को बेकार कर देते हैं भाई, मृदा को पूरी तरह से क्या करते हैं भाई, बेकार कर देते हैं। दूसरा पॉइंट में देखिए मेरे भाई, दूसरा पॉइंट, मिट्टी को खराब करने का क्या क्या कारण है। दूसरा कारण क्या है सर, औद्योगिक अवशिष्ट, है ना। मृदा प्रदूषण आए तब भी दोस्तों आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं और घबराना भी नहीं है, मृदा प्रदूषण का ही आंसर है। औद्योगिक अवशिष्ट क्या भाई, उद्योगों द्वारा निकला अवशिष्ट जल को दूषित कर देता है और फिर दूषित जल से की गई सिंचाई मृदा के गुण को नष्ट कर देता है। अब मेरे दोस्तों कल कारखानों से निकलने वाले रासायनिक केमिकल पदार्थ सीधे नदी में जाकर मिलते हैं। अब जब नदी में जाकर मिल रही मेरे दोस्तों, वो नदी का पानी को जब हम सिंचाई के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो वो मेरे दोस्तों मिट्टी को पूरी तरह से अंदर अंदर खा जाते हैं, जिससे दोस्तों हमारा फसल का उत्पादन नहीं हो पाते। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जो चाष करते हैं अधिकतर जगह में दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े दोस्तों फसल का उत्पादन हो रही है, और उसी खेत में मेरे भाई देखिएगा कोना टाइप में या बीचों बीच में देखिएगा नहीं हो पाता है भाई। क्यों, क्योंकि दोस्तों वहां पे आपने अधिक से अधिक उर्वरक या डीएपी या यूरिया या दोस्तों आपने गलत पानी के इस्तेमाल किए हैं, तब जाकर दोस्तों वहां पे फसल का उत्पादन नहीं हो पाई है। तो औद्योगिक अपशिष्ट उद्योगों द्वारा निकाला अवशिष्ट जल को दूषित कर देता है और फिर दूषित जल से की गई सिंचाई मृदा के गुणों को नष्ट कर देता है। तीसरा पॉइंट क्या है सर हमारा, तो नगरीय अवशिष्ट, नगरों से निकला कूड़ा करकट। याद रखिए दोस्तों, भूमि निम्नीकरण करता है भाई। नगरीय अवशिष्ट क्या भाई, आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जैसे गांव का आदमी को बताता हूं भाई, सुनिए क्लास छोड़कर मत जाइए भाई, ठीक है, सुनिए पहले, आप लोग बहुत क्लास छोड़ने के बाद जाने वाले, जाइए जहां जाना है, सुनिए मेरे बात को। मेरे दोस्तों हमारे गांव पे हम लोग घर का, हम लोग तो तालाब में नहाते हैं, अगर कोई गांव में घर में भी नहाते हैं ना भाई, तो देखिएगा घर के पीछे बगान होती है भाई, उस बगान में नली बना दिया जाता है जिससे पानी बहकर चले जाते हैं। लेकिन आप शहरी जगह पे जाओगे, शहर की ओर, धनबाद जाओ, रांची जाओ, बोकारो जाओ, एग्जाम्पल दीजिए, जो शहरी इलाका है वहाँ पे तो बाड़ी नहीं है भाई, हम लोग बाड़ी बोलते, खोटा भाषा आप लोग क्या बोलते पता नहीं, कोई कोई बागान बोलते। मेरे दोस्तों वहाँ तो बागान और बाड़ी नहीं है, तो पानी को कहाँ करेगा मेरे दोस्तों, तो उसका बाथरूम होते हैं, बाथरूम का पानी दोस्तों सीधा नली के माध्यम से, समझ गए भाई, नली के माध्यम से नदी मिल जाती है। वही कह रहा है कि नगरों से निकला कूड़ा करकट भूमि का निम्नीकरण करता है और नगरों से निकला जलमल, जलमल मतलब जल और मल मतलब पता ही मेरे भाई, जलमल अवशिष्ट को विषैले रासायनिक पदार्थ आसपास के क्षेत्रों की मृदा में मिलकर उसे दूषित कर देता है। और दोस्तों गांव, हमारे शहरों से निकलने वाले जब मल मूत्र रहती है वह नदी में जाकर के सीधे मिलते हैं, उस पानी को जब सिंचाई करते हैं तो पूरी तरह से दोस्तों बर्बाद हो जाती है हमारी फसल। खनन, याद रखो दोस्तों, खनन दोस्तों हम लोग ज्यादा से ज्यादा, अभी देखिएगा कोई अगर आप में से धनबाद से हैं, कोई अगर दोस्तों मैन धनबाद से हैं आप लोग या गोमो साइड का है, तो आप लोग देखिएगा दोस्तों क्या होता है कि झरिया में ना, झरिया में दोस्तों कोयला का भंडार है, और कोयला को दोस्तों बार बार खोदने से ना मिट्टी की उर्वरक क्षमता वहां पे पूरी तरह से समाप्त हो गई है। ठीक है, वही कह रहा है खनन, खनन के बाद खदानों को गहरी खाइयों और मालवे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों मिट्टी का हम लोग कैसा दुरुपयोग करते हैं भाई, अच्छा अब जहां से दोस्तों कोयला निकाल लें, एग्जाम्पल देखिए, जहां से आप कोयला निकाल लिए, आप देख रहे भाई वहां पे कोयला नहीं है, तो कम से कम वहां पे मिट्टी ला के भर दो ना, ये सब भरेंगे नहीं। तो खनन के बाद खदानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। अति, देखिए दोस्तों अगला, अति पशुचारण। अब अगला पॉइंट देखिए मेरे भाई क्या होता है, अति
पशुचारण। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। आप दोस्तों एक ही जगह में अब बार बार अपने पशुओं को चराएंगे तो मेरे दोस्तों मिट्टी में भी दोस्तों क्या होती है भाई, जान होती है। अब उस मिट्टी में दोस्तों बार बार जा करके आप पशुओं को चराएंगे तो भूमि में उर्वरक क्षमता आएगी? बिल्कुल मेरे दोस्तों नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आपको बार बार चराना है तब चराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फसल लगाइए तब तो चराइएगा ना, लेकिन ना। तो अति पशुचारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। अगला, अम्ल वर्षा। कारखानों से निकलने वाले गंधक अम्लीय वर्षा का कारण है। इसमें मृदा का अम्लीय बढ़ाती है। अगर मृदा की अम्लीयता बढ़ाती है मेरे भाई, मृदा की अगर अम्लीय बढ़ेगी तो मेरे दोस्तों मृदा सही तरीके से फसलों को उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों दो टाइप का आएगा, भूमि निम्नीकरण, पहला आपका आएगा दोस्तों भूमि निम्नीकरण, और दूसरा आएगा सर आपका क्या, तो बताएंगे सर दूसरा आपका आएगा मेरे दोस्तों मृदा प्रदूषण के कारणों का चर्चा करें। मृदा प्रदूषण के कारणों का चर्चा करें। अब ये क्वेश्चन को दोस्तों ये आपको पेपर में नहीं आएगा। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का पीवाईक्यू, और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग यहां पे देखने को मिलेंगे। और हां यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आ करके यहां पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे लाभ पहुंचाते हैं भाई? अच्छा मेरे दोस्तों व्यापार सही तो हमारे पूरी दुनिया चल रही है भाई, है ना। ये आज जो जैकेट पहने है ना भाई, ये जैकेट भी दोस्तों व्यापार के माध्यम से ही हमारे पास तक पहुंची है। ये जो वॉच पहने है ना भाई, ये वॉच के माध्यम से ही दोस्तों हमारे देश में मतलब दोस्तों प्रॉफिट होते हैं, मतलब व्यापार से ही दोस्तों प्रॉफिट होती है ना। वही कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक होता है राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार क्या है? जैसे झारखंड का कोयला उत्तर प्रदेश से लेके आ गया है, ठीक है। आप दोस्तों हमारा हरियाणा का जो गेहूं है वो हम लोग झारखंड लाते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय व्यापार। और राष्ट्रीय व्यापार के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है भाई, क्या मेरे भाई? राष्ट्रीय व्यापार के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है। तो आता क्या है सर? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में। किसके बारे में सर? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में क्वेश्चन आती है। किसके बारे में भाई? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में। थोड़ा समझिए मेरे भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित लाभ पहुंचाती है भाई। क्या लाभ पहुंचाता है? देखिए मेरे भाई, ये सब गौर मत कीजिएगा, ठीक है, यह निम्नलिखित लिखा हुआ है। आइए सर पहला पॉइंट, प्राचीन समय से ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार देशों के बीच वस्तु एवं सेवा का लेन देन का माध्यम बना है। बिल्कुल मेरे भाई, जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे तब दोस्तों वो मेसोपोटामिया के साथ मेरे दोस्तों जुड़ा हुआ था व्यापार में, तो हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया। यस या नो भाई? तो प्राचीन काल से ही मेरे दोस्तों हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आदान प्रदान हो रही है। हमारे देश से वो ले जा रहे हैं, उनके देश से मैं लेकर आ रहा हूँ, कोई भी देश हो सकती है, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट में भाई, तो प्राचीन समय से ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन का माध्यम बना। दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। अब सर ये वैश्वीकरण क्या है थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई। जब बिना रोक टोक, मेरे बात को सुनिएगा, जब बिना रोक टोक का कोई भी देश किसी भी देश में जा करके अपने देश के वस्तुओं को बेच सकते हैं और उस देश के वस्तुओं को खरीद करके
अपने देश ला सकते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, तो बताएंगे सर वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब होता है सर ओपन ओपन ट्रेडिंग सिस्टम, यानी ओपन व्यापारिक और प्रबंध। यानी सर हम अगर अमेरिका जाना चाहेंगे, बोलेंगे कि सर देखो हमारे देश में अभी गर्मी आई है, तो हम इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो हम सॉरी हमारे देश में गर्मी आई है और गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ पे वस्त्र बनाएंगे, इससे हम आपके देश में बेचना चाहते हैं। तो अमेरिका आपको दोस्तों, अमेरिका से आपको परमिशन नहीं लेना होगा, आप खुला है, अमेरिका का दरवाज़ा खुला हुआ है, आइए और दोस्तों व्यापार कीजिए। और हमारे देश से अगर कोई ऐसा सामान आपको अच्छा लगे तो आप उठा करके अपने देश में जा करके व्यापार कीजिए, समझे। उसे बोलते हैं मेरे भाई क्या, वैश्वीकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। तीसरा क्या सर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न संस्कृति का प्रसार हो रही है भाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पता चलता है मेरे दोस्तों कि झारखंड की जो महिला है वो मैया सम्मान योजना से नया नया ढका ढका साड़ी खरीद रही है भाई, है ना। अब दोस्तों साड़ी खरीदने के बाद वो कह रही कि देखो हम बंगाल का जो सिस्टम थे, क्योंकि बंगाली लोग दोस्तों अधिकतर साड़ी पहनते हैं और कुर्ती होता है भाई, है ना। जो अधिकतर बंगाली में दोस्तों मैंने अपने आंखों से दिखा है, आप लोगों को पता नहीं, आप लोग क्या देखिए, अधिकतर कुर्ती पहने, मतलब एक होता है ना भाई देहात में दिखेगा, क्या बोलता है भाई इसको, दुपट्टा। जैसे दोस्तों मान के चलिए सूट है भाई, देखिए ये मेरा सूट है भाई, मैं लड़की नहीं हूँ भाई, ठीक है, मजाक मत उड़ाना। देखिए ये हमारा सूट है, आप सूट जैसे दोस्तों पहने ना तो बंगाल के लड़की लोग ऐसे ही रखती है। लेकिन आप चले जाइए दोस्तों, आप कहीं और जगह पर जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, झारखंड आइए तो झारखंड में दोस्तों ये सूट पहनी है, कोई भी दोस्तों सूट पहने, अब ये सूट में क्या करते हैं भाई कि वो दुपट्टा रखते हैं, एक बार इधर फेंकते एक बार इधर फेंकते, इससे क्या होता है दोस्तों कि उनका आबरू का हिफाजत होता है, ठीक है। लेकिन बंगाल में जाएंगे मेरे भाई मत पूछे भाई, इसके बातें नहीं करना है। वही कह रहा भाई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न संस्कृति का प्रसार हो रही है भाई। चौथा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से तकनीकों का हस्तांतरण एक देश से दूसरे देश में हो रही है भाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोस्तों टेक्नोलॉजी का आगमन हो रही है, हमारे देश का इंजीनियर विदेश में जा रही है, विदेश का इंजीनियर हमारे देश में आ रही है दोस्तों, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रॉफिट हुआ या नहीं, वहाँ उनका जिस देश में गया उनका प्रॉफिट होगा और जिस देश में आया है ये हमारा देश का प्रॉफिट हो गया। वही पे यहाँ पे कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से तकनीकों का हस्तांतरण एक देश से दूसरे देश में हो रहा है। तो पांचवा जो प्रॉफिट है भाई क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न देशों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेडिंग विभिन्न देशों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। चौथा है सर हमारा छठा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विदेश नीति, याद रखिए दोस्तों विदेश नीति को एक विशेष स्थान दिया जाने लगा। विदेश नीति का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी हम लोग व्यापार करते हैं ना भाई, तो सबसे पहले हम लोगों को दोस्तों एक मीटिंग करना पड़ता है कि हम किस देश के साथ व्यापार करेंगे। तो ये विदेश नीति को भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दोस्तों बढ़ावा दिया है भाई, क्या दे मेरे भाई, बढ़ावा दिया है। आप दोस्तों और भी सरल भाषा में लिख सकते हैं भाई, आप सरल भाषा में क्या लिख सकते हैं सर, आप बोल सकते हैं सर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हम अपने देश के सामान को विदेशों में जाकर बेच सकते हैं, विदेशों के सामान को हम अपने देशों में बेच सकते हैं, पहला। दूसरा सर आप बोल सकते हैं कि हमारे देश का जो संस्कृति है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमारे देश के संस्कृति को कोई और अपना रहा है और मैं किसी और देश के संस्कृति को हमारे देश अपना रही है। मतलब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ना बहुत सारे प्रॉफिट होता है दोस्तों, आपको कम से कम पता होना चाहिए जितना मैंने बताया हूं भाई, क्योंकि दोस्तों ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आगे। आप दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन पहले दोस्तों बता चुका हूं, अगर ये क्वेश्चन आप लोग फिर से देखना चाहते हैं यहां से मेरे दोस्तों दबा करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं दोस्तों आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फटाफट मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग कमेंट करें।